ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो हमारी कक्षा है वो 46वें नंबर की क्लास है। एक प्रकार से मान के चलो आप 45 क्लास हम ले चुके हैं शुक्ल जी के इतिहास की। ये 46वीं क्लास है और लगभग 47 या 48 या मैक्सिमम 49 मान लो। अगर थोड़ा सा कम पढ़ाया, धीरे टाइम से लिया, समझाया तो हो सकता है 50 क्लास में हो जाए। मतलब क्योंकि अगर हमने रिवाइज किया पूरा, मैंने एक बार आपको शुरू से लास्ट तक समझाया, तो 50 बहुत ज़्यादा खींच के बता रहा हूँ, हमारा शुक्ल जी का इतिहास पूरा हो जाएगा। और यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें शुक्ल जी ने पहले वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले गद्य साहित्य पर शुक्ल जी ने चर्चा की। फिर काव्य साहित्य यानी कि काव्य धारा पर हम बात कर रहे थे, जिसमें पहला जो परिचय था प्रकरण 1 वो सामान्य परिचय था, जिसके अंदर शुक्ल जी ने प्राचीन काव्य धारा को पढ़ाया था, जिसका प्रकरण 1 बोलते हैं। प्रकरण 2 जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उसमें हमने पढ़ा था नई काव्य धारा में। लेकिन नई धारा में भी प्रथम उत्थान पढ़ा था। प्रथम उत्थान कौन सा? जो कि भारतेंदु युग का था। भारतेंदु युग के कवि पढ़े हमने, भारतेंदु युग के कवियों की कविताएं पढ़ी, उनकी प्रकृति जानी हमने। उसमें किस प्रकार से ब्रज भाषा का पुट था, किस प्रकार से खड़ी बोली और ब्रज भाषा का द्वंद्व हमको भारतेंदु युग में मिला, प्रथम उत्थान में मिला, ये हमने पढ़ा इससे पहले। अब दूसरा उत्थान जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकरण 3 सामान्य परिचय, ये दूसरा उत्थान लगभग 1893 से शुरू होता है। ये लिख रहा है यहाँ पे 1950 संवत से लेके 1975, इससे तात्पर्य है 1893 से लेके 1918 के आसपास तक। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि द्वितीय उत्थान को हम द्विवेदी युग से संबंध मान सकते हैं कि द्विवेदी युग के आसपास का काल है ये। इससे पहले भारतेंदु युग वाला हमने पढ़ा, तो उसमें खड़ी बोली की कुछ रचनाएं हुई, उसको भी हमने पढ़ा था। थोड़ा बहुत हमने श्रीधर पाठक का चर्चा कर ली थी। देखो शुक्ल जी यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित ले लहे अच्छा लहे जिसे प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छा कर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी सुन चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल हो, क्योंकि एकांतवासी जो योगी है वो अनुवादित ग्रंथ है श्रीधर पाठक जी का। पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं है। वैसे भी शुक्ल जी तो शास्त्रीय पद्धति का और संस्कृत की परिपाटी या उस पद्धति से किसी भी चीज की आलोचना करने या उसके अनुशीलन का तो एकदम खंडन करते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि देखो, आध्यात्मिक विचारों के साथ साथ किसी भी कविता का या किसी भी ग्रंथ की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसकी आलोचना करने के लिए उस इर्द गिर्द जो आज की जो भाषा शैली है और अपने विचार निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर रखने चाहिए। ऐसा है बिल्कुल। पंडितों की बंधी बंधाई परिपाटी पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए कि जिस प्रकार से प्राकृतिक स्वरूप में भी जब परिवर्तन आता है, तो क्यों न काव्य के स्वरूप में भी जो ये परिवर्तन आया, इसको हमको एक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधाकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की आवश्यकता जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। ठीक है,
शुक्ल जी कहते हैं कि ये भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ ये संबद्ध चलती है। एक गीत में कोई ग्राम वधु अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोले रंग से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया, वो बड़ा होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए, पर प्रिय न आया। वह आया। कितनी अद्भुत पंक्तियां है ना यार, कि जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय खुद अपने हाथ से लगा कर गया था ना, वो बड़ा हो गया है, फल फूल भी गया है, वो उसके फूल झड़ भी गए हैं, पर प्रिय न है। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं यार। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियां वही होती है जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभाव तो ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न होकर रूढ़ हो जाती है, तब वो कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव के नाना अंतर्भूमियों को परखकर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। ये पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंधा प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता या ट्राई रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि रोमांटिसिज्म जो पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है, उसी से हिंदी का स्वच्छंदतावाद हमने लिया है, क्योंकि यह मूल प्राकृतिक आधार होता है। स्वच्छंदतावाद में प्रकृति का चित्रण किया जाता है और स्वच्छंद होकर काव्य की रचना की जाती है। इसी प्रकार की शास्त्रीय पद्धति से भिन्न एक ऐसा नियम है जो विभिन्न पुराने जटिल नियमों का पालन नहीं करता है, वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रवाद का खंडन करता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद का इधर नाम स्वच्छंदतावाद रखा है हमने रोमांटिसिज्म के आधार पर, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आधार रहा है। पीछे कवियों की व्यक्तिगत और विद्यागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं जैसे रहस्यात्मकता, दार्शनिकता और स्वतंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वो कुछ ढक सा गया है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी इनडायरेक्टली तरीके से छायावाद के संदर्भ में और छायावाद के कवियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि यार स्वतंत्रवाद बहुत अच्छी चीज थी, जिसके अंदर मूल में प्राकृतिक आधार था। बाद में इसको लोगों ने पर्सनली ले लिया, अर्थात आत्म तत्व की स्थापना ज्यादा कर दी। जो यहाँ पे लिखा है ना, व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धि तत्व प्रवृत्तियों और विशेषताओं के जैसे रहस्यात्मकता, दार्शनिकता और स्वतंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वो कुछ ढकसा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद के ऊपर, अच्छा ये कुछ अंग्रेजी वर्ड है यहाँ पे, मैं बैरिज को अपनी बुक देखता हूँ क्योंकि इसमें पीडीएफ में क्लियरली नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं, अभी 1 मिनट लगेगा बस। निकल गया बस। एक सेकेंड। नई उत्थान है ना, भावधारा, रोमांटिसिज्म, ये हो ही गया अपना। प्राचीन रोमियो की भाषा हो ही गया। अच्छा, रॉबर्ट बर्न्स, स्वच्छंद का ऊपर, अच्छा स्वच्छंद का ऊपर ने किया था। अच्छा अच्छा, कॉपर नाम है, या काउपर या कॉपर समझ सकते हैं, कि काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद जो है कॉपर ने किया था एक प्रकार से। अच्छा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति पर कहां से प्राप्त करें। देखो इतने कितना बढ़िया था, काव्य को पांडित्य और विदेशी रूढ़ियों से मुक्त है ना, क्योंकि रूढ़िय मतलब प्रकार से क्या हो गया, परंपरा से मुक्ति नहीं है, यहाँ पे रूढ़ियों से मुक्ति है। कुछ ऐसे प्रकार के नियम जो चलते आ रहे हैं, जो कि जड़ हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं काव्य में कृत्रिमता आ चुकी है, प्राकृतिकता बची नहीं है ना, उसको लेकर झेलने वाले लोग कविता करते हैं, वो गलत बात है। इसलिए स्वच्छंदतावादी कवियों ने कहीं ना कहीं उस रूढ़ियों से मुक्ति पाई और पांडित्यपन से भी अपनी कविता को मुक्त किया। स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वो कहां से प्राप्त करे। ये स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि बंस, स्कॉटलैंड के झोपड़े में रहने वाले कवि बंस, अच्छा रॉबर्ट बंस ने ही दिखाया था।
वो अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परख कर देश भाषा की रचनाएं की है उन्होंने, जिन्होंने वहां सारे जनसमाज के हृदय में अपना घर कर लिया। वोल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। वोल्टर स्कॉट ने जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या तो भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थितियां थी वो कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लेटिन यानी कि प्राचीन रोमियो की भाषा रही थी। फारसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लेटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियां, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन हो गया, मतलब जो अंग्रेजी काव्य था ना, वो विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन हो गया कि वो देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया, मतलब अलग ही राह पकड़ ली। कोपर, क्रे और बंस ने काव्यधारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में, लोक हृदय के ढलाव में, नाना अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह सुंदर स्वच्छंद पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा था। ये बात यह थी कि लेटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत यूनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी, अतः उसका साहित्य भी वहां के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियां हैं वे किसी और देश की नहीं है। उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंधा जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही देश, एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में मौलिक पार्थक्य नहीं है। अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती है, तो वो अपनी काव्य परंपरा होती है, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। ठीक है ना। देखो यहाँ पे शुक्ल जी बात कर रहे हैं स्वच्छंदतावाद की, जिसमें वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन परंपरा है ना उसका भी उदाहरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने जो प्राचीन काव्यधारा में जो स्वच्छंद कविता की है, जैसे रीतिकाल में, क्योंकि मुक्त स्वच्छंद एक प्रकार से मुक्त विचरना, तो वो कहीं ना कहीं हमने विदेशियों से नहीं लिया है, हमारे संस्कृत के ग्रंथ और हमारे ही पूर्व रचनाओं से हमने वहां से अनुकरण करके स्वच्छंद रचना लिखी है। शुक्ल जी कहीं ना कहीं हर बात को भारतीय सिद्ध करने में लगे रहते हैं। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने और कुछ छंदों की परिपाटी बंधा जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के, मुझे वैसा लग रहा है किसी ने जकड़ रखा है, परिपाटी बंधा जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्य धारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने से प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य की ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल श्रीधर पाठक ने ही किया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों, शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से स्वच्छंदता का जो पहला आभास था ना वो हमको श्रीधर पाठक जी ने दिया है। उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से कि रूढ़ियों तक ही न रहकर, उन्होंने लिखा ना रूढ़िबद्ध रूपों तक ही नहीं रहे, वो जो प्राचीन चला आ रहा था वहीं तक न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली, मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम के सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती है हमको। इसके लिए उन्हें माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी, क्योंकि माधव प्रसाद मिश्र जी वो आदमी थे जो सनातन धर्म के प्रति बहुत काम करते थे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहा है कि अगर इनसे कुछ लिखवाना है ना भैया तो कुछ ना कुछ टोटा लगाए रखना पड़ेगा, कोई ना कोई मामला आपको रखना ही पड़ेगा एक प्रकार से ट्रेंड में, तभी ये लिखते हैं उसके रिप्लाई में, क्योंकि इनको सनातन धर्म से संबंधित त्योहार और पर्व और हमारे इससे संबंधित कोई भी ऐसी बात हो ऋतु वर्णन से संबंधित जो कि पौराणिक हो या फिर हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई हो और उससे संबंध में कोई ऐसी बात लिख दे जो कि सटीक न बैठती हो, तब ये अपनी लेखनी चलाता है। और गुणवंत हेमंत के बारे में इन्होंने लिखा है कि भाई तूने बहुत अच्छा लिखा है, पर तूने प्रकृति के सकारात्मक पहलुओं पर वर्णन किया है, तुझे भूखमरी नहीं दिख रही है, गरीबी नहीं दिख रही तुझे। इस प्रकार से माधव प्रसाद मिश्र ने बहुत ज्यादा इनको ताना वाना मारा। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय
और चढ़ाव उतार के कहीं नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल और लावणी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा, वैसे ही सुथरे साईं योग के सदुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार भी, जिसमें कहा गया है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय वीणा, अब देखो इनकी रचना ये है, एकांतवासी योगी, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा। ठीक है, मैं उन्होंने परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया है, जिसके ताल सुर पर ये सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक ठहरते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में श्रीधर पाठक है, इसमें कोई भेद पहले भी नहीं था और अभी भी कोई वो नहीं है। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का ये मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच में नहीं चल पाया। बात ये उस समय के पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के व्रतों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीतिकाल के परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति और लोगों का ध्यान बट गया। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मकता, मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। और यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। अब हम कहते हैं ना कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता भरी पड़ी है, एक ही बात के चारों ओर सेम टू सेम बातें कहना, मैटर ऑफ फैक्चुअल बातें कहना। हमारे प्रश्न आते हैं ना, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और एक होता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम बोलते हैं अवधारणात्मक प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चन को हम बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट वाला। कैसे बोलेंगे, जैसे कि मान लो निम्नलिखित में से शुक्ल जी की रचना कौन सी है, आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो गलत होगा, खत्म। अवधारणात्मक प्रश्न वो होते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्ल जी के निबंधों के बारे में अपने मत बताइए। तो 4 मत होगा कि निबंधों की या फिर साहित्य रचना के आधार पर। तो पहला मत अलग होगा, दूसरा अलग होगा, अर्थात जिसमें कहीं ना कहीं समझ के आधार पर उत्तर दिया जाता है। आगे चलकर तीसरे उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, तो स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबूजी की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने लगे। कुछ लोग तो पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझकर उसके अनुसरण में लग गए। परिणाम यह हुआ, गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जो कि पूरे हिंदुस्तान का पहला नोबेल पुरस्कार, साहित्य का पहला था वो, और अभी भी साहित्य में एकमात्र वही है भारत में। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों तो द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी है। वादों मतलब वही स्वतंत्रवाद, आधुनिकतावाद, विखंडनवाद, ठीक है, शास्त्रवाद। इन्हें गिने हुए कवि ही स्वतंत्रवाद के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि श्रीधर पाठक के बारे में कि एकांतवासी इन्होंने कहाँ से लिखा ये बता रहे शांत। एकांतवासी के बहुत दिनों पीछे श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली की और भी रचनाएं की। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक थी शांत पथिक, जो कि गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर यानी कि यात्री यानी कि पथिकी होता है ना, उसका अनुवाद था। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रखते थे, खड़ी बोली भी और ब्रजभाषा। उजड़ ग्राम यानी कि एक प्रकार से गांव उजड़ गया यानी कि विलेज उजड़ गया, तो डेजर्टेड विलेज तो इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है, इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। ग्राम लिख रहा है तो समझ लेना ग्रामीण भाषा, ग्रामीण भाषा से समझ लेना पुरानी भाषा, ब्रजभाषा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। पाठक जी की है ना, शब्द शोधान में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसे चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसे ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। बद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में था, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदी से इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले, जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते हैं। जैसे ये देखिए,
नाना कृपान निज पानी लिए, वपु नील वसन परिधान किए। नाना कृपान निज पानी लिए, वपु नील वसन परिधान किए। गंभीर घोर अभिमान हेय छके परिजात, मधुपान किए। छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पर आकृति कोर झुकावत। ये मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बंगपाति उड़ावत। नंदन प्रसून मकरंद बिंदु, मिश्रित समीर बिंदु धीर चलावत। अंत्यानुप्रास रहित, अंत में अनुप्रास सभी पंक्तियों में हो तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। बैठी काने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे लंबे वाक्यों के छंद भी इन्होंने लिखे हैं। सांधे अटन का ये छंद देखे, सांधे अटन कि विजन, ये पंक्ति 1000 बार पूछी गई है एग्जाम में, 1000% इंपोर्टेंट है। किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। सांधे अटन नाम से एक कविता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें आपको रचनाएं तो याद रखनी है, आसान हो जाएगी, पर ये पंक्तियां याद रखना। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ठीक है। प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। सदे उत्फल अरविंद नभ नील सुवी, शाल नव नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। ठीक है। तो ये देखो अब श्रीधर पाठक जो है विजन वन प्रांत था, ये वी और वी से शुरू होने वाली पंक्तियां यही 100 बार, बहुत बार पूछी गई है, 100% आगे ही पूछी जाएगी, याद रखना। श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। विश्व संचालक प्रोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत, स्वर्गीय वीणा की इन पंक्तियों को देखिए। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत किसी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। सुरों के संगीत, कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है। वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है। कभी नैतान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है। दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है। भरे गगन में हैं जितने तारे हुए बदमस्त गत पे सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो 2 उंगलियों पर नचा रही है। स्वर्गीय वीणा जो कविता थी उसमें ये पंक्तियां थी। देखो पहली 2 पंक्तियां और अंत की 2 पंक्तियां कम से कम याद मत करो, कम से कम दिमाग में जरूर रखना, इंपॉर्टेंट रख के कि पूछी जा सकती है। खड़ी बोली की जो पहली पुस्तक हम मानते हैं एकांतवासी योगी, इन्होंने लावणी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को ये हिंदी के प्रचलित छंदों पर लाए। शांत प्रतीक की रचना इन्होंने रोला छंद में की थी। इससे आगे बढ़े, जबकि उजड़ ग्राम की हमने पढ़ा ब्रजभाषा में थी वो। इससे आगे और भी ये बढ़े और ये दिखा दिया कि सवैये में भी खड़ी बोली जैसी मधुरता के साथ ढल सकती है। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तब प्राकृत विश्व का और विभ्रम था, तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था। महिमा वनवास की थी और महिमा वनवास की थी तब, और प्रभाव पवित्र अनुपम था। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि देखो यार, खड़ी बोली हिंदी के अंदर भी हम सवैया छंद लिखे सकते हैं और लिखे ही है ना, है ना। वो एक पंक्तियां नहीं सुनी क्या आपने कि सुनाऊंगा यार अभी थोड़ी देर बाद, सवैया छंद है हिंदी में लिखा हुआ है खड़ी बोली में, सुना देता हूँ, चलो लगे हाथ में आपको। नीर नयन में नहीं रुक, इस प्रकार से है कुछ। नीर निकलते नहीं नयनों से, तनिक भी जो सीखे हैं पीर को पीना। होठों की बांसुरी छोड़े गए और हमको सिखा गए होठों को सीना। लोग पहले बात करना सिखा जाते हैं, बाद में बात करना बंद कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि होठों की बांसुरी छोड़े गए और हमको सिखा गए होठों को सीना। नीर निकलते नहीं नयनों से, तनिक भी जो सीखे हैं पीर को पीना। फागुन आषाढ़ कार्तिक सावन, याद से जाए ना कोई महीना। रास रचैया हो कृष्ण कन्हैया, बिना रास रास न आएगा जीना। सवैया छंद है, इसमें भी खड़ी बोली हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए हैं। मेरा लिखा हुआ छंद था ये। शुक्ल जी यहाँ पर श्रीधर पाठक की बात कर रहे हैं कि पाठक जी कविता के लिए
हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल ना हुए, वो इम्पोर्टेंट ही है। अर्थात कभी भी श्रीधर पाठक की रचनाओं के बारे में अगर पूछा जाए या फिर कभी प्रश्न आ जाए अवधारणात्मक, तो याद रखना समाज सुधार की भावना उनकी रचनाओं में थी। विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसार, इन सब के बीच में उनकी कलम चलती थी। अभिव्यंजना की वाक वैचित्र्य की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि वो जो बात उनके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें समरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। इससे हिंदी प्रेमियों में वो प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। पर यह कह देना आवश्यक है कि उनकी ये उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंद प्रद होते थे, या जो भव्य और सुंदर होते थे। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आंखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्य की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती है। श्रीधर पाठक जी के जन्म और मृत्यु के बारे में यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं, और उसके बाद बता रहे हैं अगले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में। जन्म हुआ है श्रीधर पाठक जी का 1916 संवत में। अतः हम माइनस करते हैं, 16 में से 7 अगर जाता है तो बचता है 9। इसके अलावा 10 में से 5 गया तो 1859 में जन्म होता है। ठीक है, याद रखना। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात अब शुक्ल जी करते हैं यहाँ पे कि भारतेंदु के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, जो उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो, तो ये लब्ध प्रतिष्ठित लिखा होता है कहीं जगह, जो कि गलत है। लब्ध प्रतिष्ठ अपने आप में प्रतिष्ठित शब्द हो गया है वो, है ना। तो लब्ध प्रतिष्ठित शुद्ध है, ये प्रतिष्ठित होता है तो वो अशुद्ध माना जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नए विषयों की ओर चल पड़े। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू में छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। सम्मत 1957 के पहले ही वे फुटकल रचनाएं उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरिक प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश के समय उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अभी तक याद है कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, हे पड़ा मैदान कोसों का अभी, मोल भी ऐसा न हो, मोल भी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। ये पंक्तियां हैं। तो ये पहली पंक्तियां याद रखो, पूछी गई है ये एग्जाम में, आगे ही पूछी जाएगी कि 4 पग हमने ढरे तो क्या किया, हे पड़ा मैदान कोसों का अभी। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति आई है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, याद रखना। ठीक है, 4 डग हमने भरे तो क्या किया। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी ने गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता से उसे 2 हदों तक पहुंचा कर दिखा चुके थे। वो शैली की ओर भी बढ़े और सम्मत 1971 में उन्होंने प्रिय प्रवास नाम का बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। 1914 में आया था, ये आपको सबको पता होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं अपन? वो कहते हैं प्रिय प्रवास को। ठीक है ना, सबको पता होगा। ये किसका लिखा हुआ है? ये पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ठीक है। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ पे शुक्ल जी जो भी अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में कहेंगे वो इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि खड़ी बोली हिंदी हम पढ़ते आ रहे हैं, और खड़ी बोली हिंदी का ही जब पहला महाकाव्य है तो उसके लेखक के बारे में लिखी हुई हर बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो शुक्ल जी कहते हैं कि नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया था। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है, लोक रक्षक कृष्ण और राधा का चित्रण हमको यहाँ पे मिलता है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इसकी यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है। संस्कृत के वर्णवृत्तों मतलब वार्णिक छंदों में लिखा गया है। ये कभी मंदाक्रांता, कभी शार्दूल विक्रीडित, है ना, इस प्रकार के छंदों में, कभी द्रुत विलंबित, जिसमें अधिक परिमाण में रचना में कठिन काम है, बहुत कठिन काम है वास्तव में। मैंने तो कभी भी वार्णिक छंद पर, वार्णिक छंद मैंने लिखा है, घनाक्षरी लिखा है, पर वो अलग है, उसमें मतलब कहीं ना कहीं उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मतलब वार्णिक जो होता है ना, जो इन्होंने ये इसमें लिखा है, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, मैंने कभी इस पे हाथ नहीं चलाया। मुझे लगता है कठिन होगा, कभी कोशिश करूंगा तो बात अलग है। बाकी वार्णिक छंद हम पढ़ते हैं, घनाक्षरी, कवित्व, सवैया, ये तो अपन कर लेते हैं।
तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता था। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमल कांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। बहुत बढ़िया। यद्यपि द्विवेदी जी ने अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए और वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर, चाहे वो उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट ना हो, है ना, हद पार करके दिखना एक प्रकार से, चाहे लोगों को बुरा लगे, पहुंचा कर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी झड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र ये बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। और ये पंक्तियां बहुत बार पूछी है हिंदी साहित्य के इतिहास में या एग्जाम्स में कि ये पंक्तियां किसकी है। ये शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी पंक्तियां और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आप 1000 लिख के पीछे परसेंटेज लगा लीजिए, ठीक है। ये अंतिम पंक्तियां जो हमने पढ़ी है, दोबारा पढ़ देता हूँ कि इस काव्य में कहीं जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी झड़ी बंधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। किस काव्य में? प्रिय प्रवास के बारे में शुक्ल जी ये कह रहे हैं। ऐसा ये पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। ये काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से शुद्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है कि इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। पूरी दुनिया हम सब कुछ इसको पहला महाकाव्य मानते हैं, पर शुक्ल जी बिल्कुल ही मना करते हैं। शुक्ल जी तो वैसे भी लीक से हटकर काम करने वाले साहित्यकार थे। जैसा कि इनके नाम से प्रकट है कि प्रिय प्रवास, मतलब खुद ने कह दिया कि प्रिय प्रवास, यानी कि प्रिय के जाने की घटना है इसमें। बस प्रिय गए, दूर चले गए, बस खत्म बात। तो शुक्ल जी वही कह रहे हैं कि जब घटना इसमें इतना ही है तो इसकी कथा वस्तु जो है ना, वे महाकाव्य या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं बताओ। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती है और क्या कहकर लोग रहते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सका है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वो किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल ट्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवंगी कलहासनी सुरसिका क्रीडा कला पुत्ताली शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भाषणी मृगद्रगी माधुर्य सन मूर्ति थी, है ना। इस प्रकार से पंक्तियां उन्होंने लिखी है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुलिका घट्टिका और कहीं वार बीते, आया न कोई मधुपर से और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर था। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनके पंक्तियों में कोई न कोई मुहावरा रहता था। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपते और चुपते चौपते उन्होंने लिखा ही था। पद्य प्रसून में दोनों प्रकार की है, मतलब भाषा है, बोलचाल भी और साहित्य भी। मुहावरों के नमूने के लिए चोखे चौपदे का एक पद्य दिया जा रहा है यहाँ पे। ये पंक्ति 1000 बार पूछी गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में, 1000% लगा लो इसके पीछे। कि क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालिश बुरी तेरी, है ना। हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे नहीं पटी मेरी। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की वो पंक्तियां थी कि चार डग भी धरे हैं तो क्या हुआ, है पड़ा कोसों का मैदान अभी। और ये वाली पंक्तियां भी इन्हीं की हैं कि पेट तुझसे नहीं पली मेरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। भाषा के दो नमूने ऊपर है। यही द्विकल्पनात्मक कला उपाध्याय जी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें इससे शब्दाडंबर पर इसका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास, जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे, अब छप रहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में, महावीर प्रसाद द्विवेदी हम पढ़ेंगे यहाँ से कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वैदेही वनवास, जिससे
जिसे ये बहुत दिनों से लिखते आ रहे हैं, अब छप रहा है ना। देखो एक्चुअली क्या है, वैदेही वनवास जो है इनका सीता जी और राम जी के ऊपर लिखा गया काव्य है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी की, इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो सुप्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के गद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था ये, ठीक है ना, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में शुक्ल जी क्या क्या कथन थे कि गद्दी जी मतलब गद्य पर जो है द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव पड़े। क्या पड़ा कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि भाषा में बहुत कुछ सफाई आई, इंपॉर्टेंट। बहुत से कवियों की भाषा जो शिथिल थी और अव्यवस्थित थी ना, वो बहुत से लोग ब्रज और अवधि में मेल कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल से प्रेरणा से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविता की भाषा आदि दुरुस्त करके वो सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर लोगों ने भी अपना सुधार किया और लोगों ने भी। ये तो बात हुई भाषा परिष्कार की। अब उन्होंने पद्य रचना की जो प्रणाली स्थिर की है उसके संबंध में ही कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर आ रहे थे, जहां मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत वृत्तों का व्यवहार होता है, पद विन्यास प्राय गद्य सा ही रहता है। बंग भाषा किसी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती है। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही आलंबन किया। नागर प्रचारणी पत्रिका में नागरी तेरी ये दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों पर ब्रजभाषा में लिखी गई थी। तो नागरी तेरी ये दशा मैंने फिर से इंपॉर्टेंट बताया था, पहले भी आपको कुछ गद्य रचनाएं बताई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट थी, जो किसकी लिखी हुई है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी हुई है। और आज भी मैं कुछ और रचनाएं बता रहा हूँ जो कि काव्य रचनाएं हैं, अयोध्या का विलाप और नागरी तेरी ये दशा, ठीक है। श्री युक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतिव भारी। प्राकार जासु नभ मंडल के समाने, प्राचीर जासु लकी लोकप हुसकाने। इंपोर्टेंट वैसे है नहीं। जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे नवाए सिर देवपुरी न जानी। इस आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय सरयू प्रसाद मिश्र जी ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों के पीछे 1968 में छपा था। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है कि उनके मन में वर्डसवर्थ का वो पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का पद विन्यास एक प्रकार का होना चाहिए। देखो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज में लड़ाई किस बात की हुई, इसी बात पे लड़ाई थी। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स नाम का लिखा था 1798 के आसपास, ठीक है। 1772 में तो जन्म होता है अपने कोलरिज का, वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 1770 में, ठीक है। इन दोनों मिलकर लिरिकल बैलेट्स लिखते हैं। बाद में 1817 में बायोग्राफी लिटरेरी पुस्तक आती कोलरिज की। तो 4-5 कविताएं थी लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ की, बाकी सब कोलरिज की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मतलब मतभेद हो गया था इनका, कहीं ना कहीं ये मानते चलते थे कि गद्य और पद्य का पद विन्यास भी एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रतावादी तो स्वतंत्र मन का ही करेंगे ना, मन का कवि। और दूसरा ये भी मानते थे ये लोग कि ग्रामीण भाषा और शहरी भाषा का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ग्रामीण भाषा को भी इस्तेमाल कर देना चाहिए, अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा भी। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ और वो आप ही अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन नहीं कर सका। द्विवेदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमलकांत पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है, जैसे सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरण कहाँ गई, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय वारिद वारी वृष्टि, है ना। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता की बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। ये पंक्ति भी यूजीसी नेट में पूछी थी, यूजीसी नेट में, सॉरी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 17 मार्च को, उसमें पूछी थी। ये भी ऑप्शन था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए।
बोलचाल से उनका मतलब था ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। अब देखो यार, ये बात तर्क संगत नहीं बैठती ना कहीं है ना। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई है। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता है ना। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई। उसमें वो लाक्षणिकता, वो चित्रमय भावना और वक्रता बहुत कम आ पाई, जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती। इंपॉर्टेंट बात है ये, लाक्षणिकता नहीं मिलती है इसमें, ठीक है ना। सीधा आदर्शवाद मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक प्रकार से स्थूल चित्रण मिलता है, वस्तुगत विशेषता यहाँ पर ज्यादा मिलती है, काव्य में आत्मगत विशेषता नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है, इसके कारण जो है एक प्रकार से, खैर उसके बाद बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे छायावाद, उनका अंतर पढ़ेंगे तब। तो कहने का शुक्ल जी को भी कमी नजर आ रही है कि यथा सर्वथा तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची है। वो चाहते थे कि कविता बोलचाल की भाषा में हो, तभी तो उनके प्रिय शिष्य थे मैथिलीशरण गुप्त। तो कहते भी तो यही थे ना, क्या कहते थे वो, कि केवल न मनोरंजन कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव सार इम्पोर्टेंट है ये, उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है, इसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों में मूल का भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्राय जटिलता आ जाया करती है, पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ सुथरा अनुवाद दूसरा तो मैंने देखा है केशव प्रसाद जी का मेघदूत। द्विवेदी जी की रचनाओं के दो नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य युक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात, ऐसा जहां युवक एक नई दृष्टि आता। छोड़ सकते हैं, पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, द्विवेदी जी की रचनाएं याद हो जाए बहुत है, ठीक है ना। देखो ये पंक्तियां दी हुई है। इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, की उत्पन्न असूया तुझ में, मुझसे कहो कथा सारी, मेरा ये अनिवार्य शरासन 5 कुसुम सायक धारी, अभी बना लेवे तत्क्षण ही उसको निजाज्ञाकारी। तो कुमार संभव सार से पंक्तियां दी गई है वो। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम है सुमन। तो काव्य मंजूषा हमने पढ़ा यहाँ पर, सुमन हमने पढ़ा यहाँ पर, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा कुमार संभव सार पढ़ा अपन ने, वो भी याद रखना। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले हैं, जिसमें बाबू मैत्रेयी गुप्त का नाम, पंडित रामचंद्र उपाध्याय का नाम, पंडित लोचन प्रसाद पांडे का नाम उल्लेख है। देखो मैत्रेयी गुप्त को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैत्रेयी गुप्त। आपको सबको पता है कि हिंदी साहित्य में कितना बड़ा स्थान है, इनके लिए भी कही गई एक एक पंक्ति और एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी के मुंह से निकला हुआ या लिखा हुआ शुक्ल जी जो इतिहास है। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के 3 साल बाद ही बाबू मैत्रेयी गुप्त जी की खड़ी बोली कविताएं निकलने लगी। अतः हमको पता है कि 1903 के आसपास जो है, 1903 में सरस्वती का भार संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और उसके 3 साल बाद ही प्राय लगभग, मतलब लगभग, तो 1905 में ही जो है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की मैत्रेयी, ये क्या बोलते हैं, सरस्वती में उनकी एक कविता थी हेमंत नाम की। गुणवंत हेमंत तो हम पढ़कर आ चुके हैं, श्रीधर पाठक की कविता है वो, तो रचना है। लेकिन हेमंत नाम से जो कविता है वो मैत्रेयी गुप्त की जो है पहली बार छपी थी कविता। तो काव्य संग्रह हम बाद में बात करेंगे, अभी नीचे उनके संपादन काल तक चलती रही। संवत 1966 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की कथा को लेकर हुई थी, ठीक है। रंग भंग आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। 1909 की रचना है ये रंग में भंग जो है, 1909 में लिखा गया प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य दोनों आते हैं, अतः ये खंड काव्य की श्रेणी में आए रहे, ठीक है। महाकाव्य नहीं है ये, खंड काव्य है, क्योंकि एक विशेष एक कथा को रूपायित कर रहा है ना, इसलिए खंड काव्य माना जाएगा। संपूर्ण कथा को लेकर अगर लिखा जाता तो महाकाव्य होता, परंतु प्रबंध काव्य कर सकते हैं। अगर महाकाव्य होगा तो भी हम उसको प्रबंध काव्य कहेंगे, और अगर खंड काव्य होगा तो भी हम उसे प्रबंध काव्य कहेंगे। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्य की ओर बराबर रहा और बीच बीच में छोटे छोटे प्रबंध लिखते रहे, छोटे बड़े। गुप्त जी ने पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली रचनाएं भारत भारती 1912 में छपी थी, जिसका अनुवाद, जिसकी प्रेरणा कहां से मिली थी कि मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत वर्तमान और दशाओं की विषमता दिखाई गई थी, मुसद्दस हाली की।
और भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं था, पर इन्होंने क्या किया, उस रचना से प्रेरणा लेकर भविष्य निरूपण भी इस रचना में दिखाया। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाक्य चित्र इत्यादि का विधान इसमें नहीं था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। 1912 में छपी थी वो। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी ढंग पर पीछे इन्होंने हिंदू नाम से लिखा था, केशव की कथा लिखी, स्वर्ग सहोदर लिखा, बहुत सारी फुटकल रचनाएं इन्होंने सरस्वती में छापी, मंगल घट में संग्रहित है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथिली गुप्त के संबंध में एक एक शब्द, एक एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रबंध काव्य की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध लिख चुके हैं, जिनमें रंग में भंग, जयद्रथ वध तो उनका 1910 के आसपास ही आ गया था, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज 25 में पंचवटी, सिद्धराज, साकेत 31 में, यशोधरा, अंतिम 2 बड़े काव्य हैं ये। ठीक है ना, ये कौन, साकेत और यशोधरा, सबको पता है आपको। और शुक्ल जी उतनी ही रचना लेंगे ना जिनके उनके काल में जितनी मैथिली गुप्त ने लिखी है, सारी तो उन्होंने ली भी नहीं है। जैसे विष्णुप्रिया का नाम नहीं लिया, जय भारत का नाम नहीं लिया, जो कि महाकाव्य है। तो अब याद रखना, साकेत, यशोधरा, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, विकट भट्ट, ये सारी की सारी रचनाएं मैथिली गुप्त की है। विकट भट्ट में किसका वर्णन है, जिस प्रकार से रंग में भंग में राजस्थान के चित्तौड़ का वर्णन है, उसी प्रकार विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली टेक की एक अद्भुत पराक्रम गाथा है। गुरुकुल आपको पता है, सिद्ध इनकी सिख जो थे ना, अपने सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। जयद्रथ की कथा आपको पता है इसे, पंचवटी का इसमें अधिकतर लोगों को है। गुप्त जी के छोटे काव्य की प्रसंग योजना भी प्रभावशाली नहीं है ना, और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। पंचवटी की वो पंक्तियां है ना, कौन सी, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना, ये वाली पंक्तियां मुझे पूरी याद थी, भी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही। और जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, ये वाली पंक्तियां भी इसी के अंदर है। बहुत अच्छी कविता है ये शायद। वैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की भी हो गई थी। यद्यपि मैथिली गुप्त जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठापित करने वाले कवि हैं, पर तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुनकर इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादी कवियों के रहस्यवादी स्वर में गाए, जो कि झंकार में संग्रहित है। तो झंकार किसका गीत काव्य का संग्रह हो जाएगा एक प्रकार से, मैथिली गुप्त का। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त की अंतःप्रेरित प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं हुआ। काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े। साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध है, दोनों में उनके काव्यत्व का पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंध तत्व की कमी है। शुक्ल जी की आदत है, आप किसी भी रचनाकार के बारे में पढ़ो, कोई बड़ा से बड़ा कवि इतिहास में, उसकी तारीफ ऐसे करेंगे वो, यार कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, कैसा है, बिल्कुल तुम्हारी काजल भी बहुत बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी जो ये गाल है बहुत स्वीट है, बाल तो तुम्हारा क्या ही कहना है, और हाथ तुम्हारे जो हाथों में लगी हुई जो नाखूनों पे जो क्या कहते हैं उसको, हमारे तक तो नोपालिस बोलते हैं, वो भी बहुत शुद्ध है, पर फिर भी तुम अच्छी नहीं लग रही हो साहिब। शुक्ल जी ऐसे इंसान है साहिब को, जब प्रेमिका से मिलेंगे तो ऐसी बात करी होगी उन्होंने, तो ये बढ़िया से तारीफ कर देते हैं, पूरा एकदम अच्छा बोल देते हैं, बाद में कहते हैं कि प्रबंध तत्व की कमी है, जबकि नहीं है, बहुत शानदार है। साकेत भी, यशोधरा भी बहुत सुंदर है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के, ये तो कुल मिला के उस कालखंड की कमी निकालना चाहते हैं कि उस कालखंड में जो भी लिखा है ना सब बेकार है, बस 1918 से लेकर 36 के बीच में। पर बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई है ना जिस समय गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत की ओर जा चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। लिखा 1931 में गया है, जबकि इसके लिए जो छेड़छाड़ थी 1908 में शुरू हो गई थी। रविंद्रनाथ जी ने एक निबंध लिखा था, फिर उसका प्रभाव महावीर जी में पड़ा, फिर महावीर जी के है सही साकेत लिखने वाले ये चेले है ना, महावीर प्रसाद जी के साकेत में स्टार्टिंग में लिखते भी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इनडायरेक्टली खुद के लेकर है बोला, महावीर जी का प्रसाद यदि मुझे भी नहीं मिला होता मैं भी नहीं लिख पाता। शुक्ल जी कहते हैं कि पूरे 2 सर्ग तो 9वां और 10वां तो वियोग वर्णन में खप गया है उनका। यूं कहो ना, आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते।
इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अब लादारी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य है इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का भी वर्णन प्रदान है। लेकिन शुक्ल जी को इससे भी नाराजगी है। इसमें अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा का 8 सर्गों तक चलती है, जिसके उपरांत 2 सर्गों में उर्मिला की वियोग अवस्था है और नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। सूरदास की गोपियां वियोग में कहती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे। बोला यार मधुबन तेरी इतनी औकात है कि तू कृष्ण के जाने के बाद भी हरा रहता है, तुझे शर्म नहीं आती। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजर है। बोला हम गोपियां तो उसके बिना सूख गई हैं, कि तू भी तो लाडला था उसका। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, कि तू क्यों नहीं झड़ गया, तू क्यों नहीं पतझड़ बन गया, तू जल क्यों नहीं गया एक प्रकार से, है ना, ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हो तुम। तो ये बात सूरदासी गोपियां कहती है, पर उर्मिला क्या कहती है, रह चिर निंदन तू हरी बरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, है ना। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचा है और व्याकुल होके कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दंड कारण ये पंक्तियां वही है, जब जैसे ही उर्मिला को लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं तो कहती है कि बरसों की जो पीर थी, कि नैनों में जो पीर थी बरसों लगे कमाए, क्योंकि पीड़ा भी एक कमाई होती है, कि नैनों में जो पीर थी बरसों लगे कमाए, देख पिया को सामने क्षण में दिए गवाई। ये दोहा है मेरा, लिखा हुआ था ये, और ये इसी ही क्षण के ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार हम कितने दिनों तक दुख दर्द में रहकर या पीड़ा सहकर प्रेमी की आस रखते हैं, प्रेमी की बाट जो होते हैं इंतजार करते हैं, और क्षण भर में उस पूरी पीड़ा को हम उसके सामने गंवा देते हैं, या फिर कहें तो वो पूरे आंसू एक दिन में ही बह जाते हैं। कि दंड कारण्य से लेकर लंका तक की घटना है। इसमें भी बहुत अच्छी पंक्तियां यार, साकेत में भी, कि इतने साल से जब तू विदा थी तब तो तू रोई नहीं, और आज जब तू सामने है तो तू रोती जा रही है, रोती जा रही है। बहुत भावुक कर देने वाला काव्य, बहुत अच्छा है, मतलब मेरी तरफ से तो पास है। नंद कारण्य से लेकर लंका तक की घटना है, शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्धों युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार, सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम अनाड़ीपन समझते हैं। यशोधरा की रचना भी नाटकीय ढंग पर हुई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है ना। सच में यार, उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना, वो परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्राय गीतों में है। द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्ति का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। बाद में गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास नाम के 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास इंपोर्टेंट है तीनों ही। कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काल अनुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। देखो इंपोर्टेंट बात है कि हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कौन कहे हैं शुक्ल जी ने, मैथिलीशरण गुप्त। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। ये इंपोर्टेंट पंक्तियां है, 1000% लगा लो पीछे, क्योंकि ये पूछी गई जा चुकी है, शुक्ल जी का कथन है ये। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया था, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी झलक हम पाते हैं।
गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती है। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मृषण बंधा रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भरत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और तीव्रतात्मकता लगती है। इनमें से सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती है। बात यह है कि खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था, मतलब एक प्रकार से भी साफ सुथरी हो रही थी, इस टाइम लगता ही है। इसके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनाद वध आदि का अनुवाद भी किया। इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और कोमलता आई भी सही। यद्यपि कुछ उबड़ खाबड़ और अव्यवृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती है। भारत भारती वैतालिक के बीच भी रचनाएं दूसरी अवस्था के उदाहरण ले जाती है। इसके उपरांत छायावाद कहे जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत, मुक्तकों और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर भी जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। ये तीसरी अवस्था है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। इंपोर्टेंट पंक्तियां है, लगा लो। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है ये उल्टा पूछ ले कि गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि नहीं है बल्कि मद में झूमने वाले कवि हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह इनमें है। इनकी रचना कई प्रकार के नमूने देखती हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की लाली काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हरि है, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। सबको पता है कि भारत भारती की पंक्तियां हैं ये। थे, हो और रहोगे जब तुम, थी, हूं और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा से आज यहाँ कल वहां बहूंगी। दूती बैठी हूँ सजकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, धाम धरा धन सब तज कर मैं। अच्छी आंख मिचौनी खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं अकेली। यार मतलब कितना बढ़िया लिखते हैं ना यार। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी चाह, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया यार। कि चातक खड़ा चोंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पहले आंखों में था, मानस में कूद, मग्न प्रिय अब थे, ठीठे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। इसके बाद एक पंक्तियां सुनाऊंगा मैं आपको कुछ, जो कि मुक्त छंद में लिखी हुई कविता है, जो कि मैंने लिखी थी कल को, वो भी इसके बाद सुनाऊंगा पक्का। ये पंक्तियां देखो कितनी बढ़िया है ये। सखी नील नभ सर से उतरा, ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। बहुत बढ़िया। अपने पैर इस तरीके से रख रहा है, हाथ इस तरीके से रख रहा है कि चुभ न जाए। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रभार वही, मक्खी सी बिना रही मही। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। इंद्र वधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग बिहाय, नन्ही नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा है हाय। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे वक ध्यान यह, रहने दे वक ध्यान यह, पावे ये दर्ग त्राण। वेद ने तू भी भले, ये भी उसी की है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नवे सर्ग से पंक्तियां ली गई है, साकेत की पंक्तियां हैं। अरे वियोग समाधि अनोगी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखो खींची तनी। हाँ मेरे कुंजों का पूजन रोकर निराश होकर सोया, वो चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन का धोया। अगली पंक्तियां हैं कि सखी निरख नदी की धार, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा,
निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके। आगे है थल थल, छोड़ सकते हैं बिल्कुल, पंक्तियां लंबी हो जाएगी वरना। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अबे छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से न पीजियो। बहुत बढ़िया। साकेत सी पंक्तियां थी, ये हमने पढ़ा मैत्रेयी गुप्त जी को, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके गीतों के बारे में, ठीक है, उनके काव्य, उनके पद्य काव्य के बारे में पढ़ा हमने। भरत भारती उनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियां पढ़ी हमने। तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही काफ़ी है। एक कविता सुनाना चाहता था मैं, जैसा कि मुक्तछंद की रचना है, सुनिएगा। सुबह तलक जो जागते हैं, सोते नहीं जो रात भर, हर पल उसकी याद में, पाने को उसको देखते हैं सपने, धुंधली आंखों से रोते हुए। सुबह तलक जो जागते हैं, सोते नहीं जो रात भर, हर पल उसकी याद में, पाने को उसको देखते हैं सपने, धुंधली आंखों से रोते हुए। समाज की चोटें भी सहन करते हैं और रखते हैं साहस, हर विडंबना और पीड़ा के बाद भी मिलकर रहते हैं दो प्रेमी। मिल जाते हैं हरा कर दुनिया को, जीते हैं साथ जीत कर सारी उम्र, साथ रहते हैं सुख दुख में, बिता देते हैं सारी उम्र, अंत में मर जाते हैं। जो नहीं जीत पाए दुनिया से, हार गए जो रोते रोते। एक कहानी तो उनकी थी, जो प्रेमी लकी होते हैं, मिल जाते हैं लास्ट में, ठीक है, सबका मरना तो है ही, से वो मर जाते हैं, लेकिन दूसरे वो प्रेमी हैं जो नहीं जीत पाए दुनिया से, हार गए जो रोते रोते, लड़ नहीं सके रह गए हार कर, ताउम्र इसलिए, ताउम्र आंसू लिए आंखों में जीते रहे ऐसे प्रेमी हर युग में, अमर हो जाते हैं वो, लेकिन मुझे तो मरना है। बस काफ़ी इतनी ही थी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर वगैरह कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।